Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Zainab Fatma and I'll be teaching you science. हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 which is about solutions. हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए और उसके बाद हमने पढ़ा कि कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन किस तरह सेपरेट किए जा सकते हैं. सॉल्यूशन जो है उसमें हम सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड को भी कंबाइन कर सकते हैं. उसमें हम सॉलिड को भी, गैसियस लिक्विड को भी और लिक्विड को भी कंबाइन कर सकते हैं. उनको किस तरह से सेपरेट किया जाता है हमने ये भी पढ़ा. इससे बिल्कुल पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया डिस्टिलेशन का एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से अलग कर सकते हैं, मतलब प्योरीफाई कर सकते हैं. मैंने आपको कहा था कि इसका एक ज्यादा एफिशिएंट तरीका है जो कि मैं आपको आज पढ़ाऊंगी. तो आइए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले तो मैं आपको याद करवा दूं कि डिस्टिलेशन का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से अलग करते हैं और हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से बोलते हैं या लिखते हैं दैट दिस इज द एक्शन ऑफ प्योरीफाइंग अ लिक्विड. इससे पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्टिलेशन का प्रोसेस पढ़ा और एक्सपेरिमेंट के थ्रू परफॉर्म किया उसमें हमने इंक में से प्योर वाटर को निकाला. अब यहाँ पर मैं आपको डिस्टिलेशन का एक और एफिशिएंट तरीका बता सकती हूँ, वो ऐसे कि हम यूज करेंगे यहाँ पे कंडेंसर. लास्ट टाइम हमने जब कंडेंसेशन का प्रोसेस करना था, मतलब हमने वेपर स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना था, तो हमने यूज किया कोल्ड वाटर. जब हमने टेस्ट ट्यूब को कोल्ड आइस वाटर में रखा जिसमें गर्म स्टीम थी तो वो कंडेंस होके कन्वर्ट हो गई इनटू लिक्विड फॉर्म. मगर वहां पर हमारे कुछ वेपर्स जो थे वो लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब जो हमारा अपरेटस है वहां पर हमारा कुछ सॉल्वेंट जो है वो लॉस्ट हो जाता है, जाया हो जाता है. इसीलिए हम कहते हैं कि वो एक एफिशिएंट तरीका नहीं है. एफिशिएंट तरीका होता है यूजिंग अ कंडेंसर. कंडेंसर एक ऐसी डिवाइस है या मशीन है जो स्पेसिफिकली सिर्फ इसी काम के लिए इस्तेमाल की जाती है. क्योंकि एक ये बंद मशीन है इसीलिए हमारा किसी भी किस्म का सॉल्वेंट या वेपर जो है वो जाया नहीं होता. हम इस प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने क्या पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है. A more efficient way of distillation is using a condenser, जो कि अभी मैंने आपको बार बार पॉइंट बताया. यहाँ पे लिखा है an alcoholic solution. पिछली दफा हमने एक इंक सोल्यूशन के थ्रू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. आज हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे यूजिंग एन अल्कोहलिक सोल्यूशन. इसका मतलब ये है कि अल्कोहल जिसको हम एथेनॉल कहते हैं इसको डिसॉल्व किया गया है पानी के अंदर और ये जो सोल्यूशन है हम इसमें से प्योर वाटर को अलग करेंगे. एथेनॉल डिसॉल्व्स इन वाटर टू मेक अ क्लियर सोल्यूशन. याद रखिएगा दैट एथेनॉल का मतलब है अल्कोहल. अल्कोहल और एथेनॉल का एक ही मतलब है, आप कंफ्यूज ना होइएगा. एथेनॉल जो है उसको डिसॉल्व किया जाता है वाटर के साथ और ये एक क्लियर सोल्यूशन बनाता है. इसका मतलब दैट एथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर. ये बिल्कुल अंदर डिसॉल्व होकर एक सोल्यूशन बनाता है. टू सेपरेट दीज टू लिक्विड्स वी यूज द फैक्ट. अब जब हमने दो ऐसे लिक्विड्स को जो आपस में इतने अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो रहे हैं इनको जब हमने सेपरेट करना है तो इसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं. We use the fact that ethanol boils at 78 degrees Celsius and water boils at 100 degrees Celsius. एथेनॉल जो है वो भी एक लिक्विड है और जो वाटर है वो भी एक लिक्विड है. इससे पिछले ऑपरेटर्स में जब हमने इंक में से प्योर वाटर को बाहर निकालना था, प्योरीफाई करना था, तब हमने इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो अंडरटेक किया और हमने बाद में कंडेंसेशन भी करवाई. वहां पर ये फर्क था आज से कि जो हमने इंक ली थी उसमें एक्चुअली कलर्ड पाउडर था जो कि वाटर में डिसॉल्व था. इसका मतलब हम एक्चुअली में सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन को अलग कर रहे थे, जबकि हमने उसको पढ़ा अंडर द हेडिंग ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड, मतलब लिक्विड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड. तो आपको यहाँ पता चल गया कि यहाँ तो एथेनॉल और वाटर की बात हो रही है जिसमें
कोई पाउडर नहीं है, कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं है, दो कंप्लीट लिक्विड्स हैं जो आपस में कंप्लीटली डिसॉल्व हैं। तो इनको अलग करने के लिए हमें एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी और वो टेक्निक हम यूज करेंगे ये वाली। इसका मतलब कि जो बॉइलिंग पॉइंट है एथेनॉल का और वाटर का वो डिफरेंट है। जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो हम ये करेंगे कि टेम्परेचर जो है पहले एक के बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाएंगे। जब वो बॉइल कर जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा, तब हम दूसरे के बॉइलिंग पॉइंट तक जा सकते हैं। मतलब 78 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम पहुंचे तो वाटर वहीं का वहीं रहेगा, सिर्फ एथेनॉल बॉइल होके इवेपोरेट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब कि ये टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है टू सेपरेट टू लिक्विड्स। तो आइए देखते हैं कि ये अपरेटस क्या होगा और किस तरह से हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये लिखा दैट दिस मेथड इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस मेथड को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की डेफिनेशन क्या है आप लोगों ने पढ़ ली, मगर फ्रैक्शनल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दैट इट इज the separation of liquids from a mixture differing in chemical composition। यहाँ पे दो liquids हैं जिनकी chemical composition एक दूसरे से different है। फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि फिजिकल ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हमें नजर आए। अगर एक सोल्यूशन वाइट है, अगर एक सोल्यूशन पिंक है, तो हमें क्लियरली नजर आ जाएगा कि एक पिंक है और एक वाइट है। दीज आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोल्यूशन। केमिकल जब कंपोजिशन की बात की जाएगी, जैसा कि यहाँ लिखा है, केमिकल कंपोजिशन का मतलब ये है कि वाटर का फॉर्मूला डिफरेंट है, एथेनॉल का फॉर्मूला डिफरेंट है। ये दोनों जो है इनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी, इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। जैसा कि अभी हमने पिछले बोर्ड पर पढ़ा कि एथेनॉल जो है वो 78 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल कर जाता है, जबकि जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉइल करता है। तो ये हुआ डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन। जब हम ऐसे दो लिक्विड्स को अलग कर रहे हो, प्योरीफाई कर रहे हो, तो हम ऐसे प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यहाँ पर मैंने अपरेटस बनाया है जिसको मैं आहिस्ता आहिस्ता करके लेबल करूंगी और आप लोग अपरेटस को अच्छे तरीके से समझते जाइएगा, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हमारे पास यहाँ मौजूद है फ्लास्क। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ मेंशन करूंगी कि हमारे पास सोल्यूशन है एथेनॉल प्लस वाटर का। हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है दिस इज एक्चुअली एथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो उसके बाद साथ ही यहाँ पे एक उसी तरह की टेस्ट ट्यूब लगी हुई है जैसी हमने इससे पिछले लेक्चर में अपरेटस में पढ़ी थी, मगर इस टेस्ट ट्यूब में फर्क ये है आगे से इसका जो स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट होता है। टेस्ट ट्यूब्स अगर आप अपनी लेबोरेटरी में भी जाके देखें बहुत तरह की होती हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज ऑल्सो अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि आगे से एक टनल बना रहा है, वो ओपन हो रहा है इस फ्लास्क के अंदर जाके। वाई? बिकॉज यहाँ पे अगर मैं आग बनाऊं, दिस इज एक्चुअली हीट जो कि मिल रही है इसको। जब हीट मिलेगी हमारे इस सोल्यूशन को विच इज एथेनॉल प्लस वाटर, तो ये इवेपोरेट करेगा और इवेपोरेट जो है वो एक ही लिक्विड करेगा। वो डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर पे। मैंने जो यहाँ रेड कलर से एक लाइन ड्रॉ की, दिस इज एक्चुअली आवर थर्मोमीटर। ये जो थर्मोमीटर है इस पे हमारा जो टेम्परेचर है इट इज 78 डिग्री सेल्सियस। 78 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा लिक्विड है जो कि बॉईल करके वेपराइज होगा? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, वो है हमारा एथेनॉल। तो जब हमने 78 डिग्री सेल्सियस पे हीट फराहम की, तो 78 डिग्री सेल्सियस हमें हमारे थर्मोमीटर ने, जो कि टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, हमारे थर्मोमीटर ने हमें बता दिया कि अब जो टेम्परेचर है इट इज 78 डिग्री सेल्सियस। जब ये टेम्परेचर रीच हो जाएगा वी विल स्टॉप गिविंग हीट। हम हीट जो है उसको बंद कर देंगे, फिर भी जो है वेपर्स फॉर्म होते जाएंगे। जो वेपर्स हैं वो फॉर्म करके जा रहे हैं यहाँ, और यहाँ से वो एंटर कर रहे हैं इस ट्यूब में। ट्यूब से एंटर करने के बाद वो यहाँ आ रहे हैं, मगर वो वेपर स्टेट में नहीं है, वो लिक्विड स्टेट में है, जैसा कि आपको ड्रॉप्स इंडिकेट कर रहे हैं। अब क्या हुआ बीच में इस रास्ते में कि जो वेपर्स थे वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए? दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस रेड स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ बनाया। दिस इज आवर कंडेंसर।
आपको याद होगा कि इससे पिछले अपरेटस में एक्चुअली जो कंडेंसेशन थी वो यहाँ पर फॉर्म हो रही थी बीकर के अंदर। टेस्ट ट्यूब में हमारी स्टीम आ रही थी और बीकर में मौजूद आइस कोल्ड वाटर उसको ठंडा करके कंडेंस कर रहा था। मगर यहाँ पे हमने एक और एफिशिएंट तरीका आजमाया, वो ये कि हमने कंडेंसर लगा दिया उस पाइप के ऊपर, उस ट्यूब के ऊपर, जहां से होते हुए हमारे वेपर्स ने बीकर तक पहुंचना था। तो हुआ ये कि हमारे जो वेपर्स हैं वो इस कंडेंसर से गुजर के लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए और इस बीकर में कलेक्ट होना शुरू हो गए। अब मैं यहां से इसको मिटा के मेंशन कर दूं दैट दिस स्ट्रक्चर, आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने ब्लैक कलर से डॉटेड स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो स्ट्रक्चर है वी कॉल इट द फ्रैक्शनल कॉलम। फ्रैक्शनल कॉलम क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि हमने 78 डिग्री सेल्सियस पे इस सोल्यूशन को, इस मिक्सचर को बॉईल किया। जब हमने बॉईल किया तो जो हमारा एथेनॉल है वो बॉईल होके वेपराइज होना, मतलब इवेपोरेट करना शुरू हो गया। ये जो वेपर्स बने एथेनॉल के वो यहाँ जाके फ्रैक्शनल कॉलम में से गुजर के ऊपर चले जाएंगे। फ्रैक्शनल कॉलम असल में वो फिल्टर है जिसने सिर्फ एथेनॉल को गुजरने देना है। अगर बाय चांस हीट ज्यादा मिल जाती है, हमारे वाटर का कोई भी वेपर जो है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट करे। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताई थी इससे पिछले लेक्चर में कि जब भी हम धूप में पानी को रखेंगे तो वो इवेपोरेट करेगा, मतलब खुश्क होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि उसका जो वो है लेवल है वो कम होता जा रहा है। अगर हम उसको धूप से उठा के छांव में रख दे तभी ये ड्राई और हॉट एनवायरनमेंट में कम होता जाएगा, वेपराइज करता जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी हो सकता है कि हमारा जो पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता वेपराइज कर जाए, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। इन केस अगर ऐसा होता है तो ये जो फ्रैक्शनल कॉलम है ये पानी को यही रोक देगा और जो एथेनॉल है उसको आगे जाने देगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एथेनॉल को कलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ जो बचेगा वो हमारे पास होगा वाटर। मतलब कि दोनों लिक्विड्स हमारे पास यहाँ प्योरीफाई हो रहे हैं। अब आपने पूरा अपरेटस समझ लिया। अब हम देखते हैं 1 by 1 स्टेप्स की मदद से कि किस तरह ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। The first step is when the temperature reaches 78 degrees Celsius, ethanol starts to boil and evaporate. जब टेम्परेचर, जो कि हमें थर्मामीटर ने इंडिकेट किया है, यहाँ से हमने हीट दी, जब ये टेम्परेचर पहुंच गया टू 78 डिग्री सेल्सियस तो हमारा एथेनॉल बॉईल करना शुरू कर देगा और बॉईल करके स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इवेपोरेट कर जाएगा। देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आइए देखते हैं। Ethanol vapors enter the condenser and convert to liquids that drip into the collecting beaker. जो एथेनॉल के वेपर्स हैं, मतलब ये जो स्टीम है एथेनॉल की, ये उस ट्यूब से होते हुए, मतलब फ्रैक्शनल कॉलम को क्रॉस करके उस ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करेगी टुवर्ड्स आवर कलेक्टिंग बीकर। इस बीकर को कलेक्टिंग बीकर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो डिस्टिलेट है, जो हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा, हमारा जो सॉल्वेंट है, सोल्यूशन है, जो हमने एंड में कलेक्ट करना है, प्योरीफाई करना है, उसको हम कहते हैं डिस्टिलेट। ये कलेक्ट किया जा रहा है बीकर के अंदर, इसीलिए हम इसको कहेंगे द कलेक्टिंग बीकर। तो जो एथेनॉल है वो गुजरेगा फ्रॉम द कंडेंसर और कंडेंसर से गुजर के इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड स्टेट, और ये जो लिक्विड है ये ड्रॉप्स की फॉर्म में हमारे कलेक्टिंग बीकर में जाके जमा हो जाएगा। थर्ड स्टेप है सम वाटर में इवेपोरेट फ्रॉम द सोल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाटर जो है वो भी इवेपोरेट कर सकता है इस तमाम प्रोसेस में। तो अगर इवेपोरेट हो जाएगा तो क्या होगा? नंबर 1, एज इट राइजेस अप द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या फ्रैक्शनल कॉलम, जो कि मैंने यहाँ ब्लैक डॉटेड लाइन से आपको इंडिकेट किया था, इस फ्रैक्शनल कॉलम तक जब हमारा ये पानी इवेपोरेट होके पहुंचेगा, इट कूल्स डाउन एंड कंडेंसेस बैक इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये जो फ्रैक्शनल कॉलम है या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये हमारे पानी को वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देगा, जो कि स्टीम में कन्वर्ट होके ऊपर आया था।
वाटर रिटर्न्स बैक टू द फ्लास्क। और ये जो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा पानी, ये वापस फ्लास्क के अंदर जाके गिर जाएगा। इसका मतलब कि हमारे उस फ्रैक्शन कॉलम में से या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से एथेनॉल के अलावा कुछ भी पास थ्रू नहीं करेगा। और एट लास्ट होगा ये कि कलेक्टिंग बीकर में हमारे पास प्योर एथेनॉल जो है वो कलेक्ट हो जाएगा, जबकि जो पीछे फ्लास्क था उसके अंदर प्योर वाटर रह जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल इसीलिए क्योंकि यहाँ दो ऐसे लिक्विड्स को प्योरीफाई किया जा रहा है जो कि आपस में अच्छी तरह डिसॉल्व हैं और दोनों की केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट है। अब इस पूरे प्रोसेस में अगर हम टेम्परेचर को 78 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रखें तो सिर्फ एथेनॉल ही कलेक्ट होगी, पानी जो है वो कलेक्ट नहीं होगा। तो ये था आज का हमारा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस करवाया एक अपरेटस के थ्रू। ये अपरेटस काफी सिमिलर था एज कंपेयर टू द अपरेटस जो कि हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था, मगर डिफरेंस ये था कि यहाँ पर जो दोनों लिक्विड्स हैं वो आपस में बहुत अच्छी तरह डिसॉल्व थे और उनकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट थी। इस बेसिस पे इस टेक्निक को यूज किया हमने कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स तो डिफरेंट हैं, तो क्यों ना हम ऐसा टेम्परेचर इनको प्रोवाइड करें जिसपे सिर्फ एक ही लिक्विड इवेपोरेट करे और स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, फिर आगे कंडेंस होके कलेक्ट हो जाए हमारे बीकर में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया, यू कैन गो थ्रू दिस लेक्चर अगेन एंड अगेन और साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको ये पॉइंट्स कभी भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।